है कि यनसुक अपने स्कूल से घर लौटता है। तभी वह देखता है कि उसके घर का दरवाजा खुला हुआ है। अब वह परेशान होते हुए अपने घर के अंदर जाता है तो वह उस जगह पर अपनी मॉम को पाता है। अब उसकी मॉम यनसुक के नए बॉडी को देखते ही उससे बोलती है, आखिर तुम कौन हो? यह सुनकर यनसुक घबरा जाता है और अपनी मॉम को ग्रीट करते हुए उनसे बोलता है कि मैं यनसुक का दोस्त हूँ और यनसुक ने मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बताया है, तो मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। अब यह सुनते ही यनसुक की मॉम उसकी सोई हुई बॉडी को उठाने लगती है, पर यनसुक उन्हें रोक देता है। अब वह अपनी मॉम को बताता है कि वह दोनों इस जगह पर एक साथ रहते हैं, जिस वजह से उनका किराया आधा हो जाता है। यनसुक की मॉम बोलती है, पर यनसुक ने तो मुझे इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। यनसुक बोलता है, शायद से इसीलिए क्योंकि वह अपने काम में काफी ज्यादा बिजी रहता है और यह पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है, जिस वजह से यह आपको इस बारे में बताना भूल गया होगा। यह सुनकर यनसुक की मॉम हैरान हो जाती है और बोलती है, तो क्या यह जॉब कर रहा है? पार्क परेशान होते हुए बोलता है, हाँ, पार्ट टाइम जॉब। पार्क बोलता है, यह स्कूल से आने के बाद थोड़ी देर इस जगह पर सो जाता है, जिसके बाद यह नाइट शिफ्ट में अपनी पार्ट टाइम जॉब करता है। जो सुनकर यनसुक की मॉम काफी खुश होती है और बोलती है, मेरा बेटा इस जगह पर सच में बड़ा हो गया। अब यनसुक की मॉम बोलती है कि वह पार्क के साथ कुछ बात करना चाहती है। अब डैनियल अपनी मॉम को लेकर एक महंगे रेस्टोरेंट में आता है और इसी रेस्टोरेंट में बॉम्जे भी काम करता है। वहीं पर सभी लोग पार्क को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी यनसुक की मॉम पूछती है, तो क्या तुम हमेशा ऐसी जगहों पर आते रहते हो? यनसुक बोलता है, नहीं, बस कभी कभी। वहीं पर सभी लोग पार्क को देख रहे होते हैं, जो देखकर यनसुक की मॉम बोलती है, तुम सच में काफी स्मार्ट और पॉपुलर हो। यनसुक भी तुम्हें देखकर जलता होगा। अब यनसुक अपनी मॉम से पूछता है कि आखिर वह क्या खाना पसंद करेगी। तभी उसकी मॉम वहाँ के रेट देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वहीं उन्हें इस जगह में काफी अजीब लग रहा होता है। अब डैनियल अपनी मॉम को कॉफी खरीद कर देता है, जिसका प्राइस काफी ज्यादा होता है और यह देखकर उसकी मॉम काफी परेशान होती है। वहीं सभी लोग डैनियल को ही देखे चले जा रहे होते हैं, जो देखकर डैनियल की मॉम उस जगह पर अपने फटे हुए कपड़े को छुपाने की कोशिश करती है और अब वह डैनियल से उसका नाम पूछती है। डैनियल बोलता है, असल में मेरा नाम यनसुक है। यनसुक की मॉम बोलती है, यह सच में हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि अब मैं तुम्हें ध्यान से देख रही हूँ तो तुम मुझे बिल्कुल यनसुक की ही तरह लग रहे हो। बचपन में यनसुक बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखा करता था। तभी उस जगह पर बास्को भी आ जाता है और अब वह वहाँ पर डैनियल को बैठा हुआ देखकर उसकी बातें सुनने लगता है। अभी यनसुक की मॉम बोलती है, वैसे मेरा बेटा काफी अच्छा गाना गाता है और मैं उससे हमेशा कहती रहती हूँ कि वह एक अच्छा सिंगर बन सकता है। डैनियल बोलता है, आपने बिल्कुल सही कहा। तभी बॉम्जे बास्को के पास आता हुआ उसे बताता है कि यह इस जगह पर अपने दोस्त की मदर के साथ आया है, तो तुम इस जगह पर कुछ बवाल मत करना, वरना मेरी नौकरी खतरे में आ सकती है। तभी यनसुक की मॉम बोलती है, तो क्या यनसुक इस जगह पर ठीक से खाना खाता है? डैनियल बोलता है, हाँ, वह बिल्कुल ठीक है। वह जिस दुकान में काम करता है वहाँ से ब्रेड और बाकी की चीजें भी ले आता है, जिससे हम दोनों का काम चल जाता है। अब दुकान का नाम सुनते ही बास्को समझ जाता है कि आखिर वह दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं। तभी यनसुक की मॉम बोलती है, मुझे एक बात बताओ, कहीं इस जगह पर कोई यनसुक को बुली तो नहीं करता है? क्योंकि पिछले स्कूल के कुछ लड़के यनसुक को बुरी तरीके से बुली किया करते थे और वह उस जगह पर यनसुक का ध्यान नहीं रख पाई, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर वह ज्यादा मेहनत करके ज्यादा पैसे कमाएगी तो उन पैसों से वह यनसुक की लाइफ को अच्छा बना सकती है। पर इस चक्कर में उन्होंने यह ध्यान ही नहीं दिया कि यनसुक की लाइफ में क्या चल रहा है और यह बोलते हुए वह रोने लगती है। वहीं यह सुनकर डैनियल को बुरा लग रहा होता है और अब वह बोलता है कि इस स्कूल में उसे कोई भी परेशान नहीं करता है, यहाँ पर उसके कई सारे अच्छे दोस्त हैं। जो सुनकर उसकी मॉम को काफी अच्छा लगता है। वहीं यह सुनकर बास्को को काफी गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले उसने कुछ लड़कों को यनसुक को बुली करते हुए देखा था और अब वह गुस्से में अपने दूध के गिलास को पिचका देता है, जिससे दूध उड़कर वहाँ पास बैठी एक लेडी के ऊपर गिर जाता है। अब यह देखकर बॉम्जे परेशान होने लगता है और वहाँ पर सभी से माफी मांगने लगता है। तभी बास्को बॉम्जे से और भी दूध लाने के लिए बोलता है। दूसरी ओर यनसुक की मॉम बोल रही होती है, यनसुक सच में काफी ज्यादा लकी है,
जो उसके पास तुम्हारे जैसा दोस्त है। वहीं बैठा यंसुक सोच रहा होता है कि मैंने आज तक कभी भी अपने मॉम की रिस्पेक्ट नहीं की। हर चीज के लिए मैं हमेशा उन्हें ही जिम्मेदार ठहराता रहा। वहीं यंसुक की मॉम डैनियल की तारीफ किए चली जा रही होती है, जो सुनकर बास्को सोच रहा होता है, मुझे नहीं लगता कि यह बुली उस मोटे लड़के का दोस्त हो सकता है। यह जरूर उसे परेशान करता होगा। तभी यंसुक की मॉम बोलती है, अब मुझे काफी देर हो गई है तो मुझे यहाँ से जाना होगा। और अब वह बॉम्जे को अपने पास बुलाते हुए बोलती है, तुम्हारे पास वह जो खाली डिब्बे पड़े हैं क्या मैं अपने साथ ले जा सकती हूँ? बॉम्जे बोलता है, आप ले जा सकती है, वैसे भी कोई न कोई इसे आकर रोज यहाँ से ले जाता है। अब यंसुक की मॉम उन डिब्बों को अपने साथ बांधकर ले जाने लगती है। तभी यंसुक बोलता है, आखिर आप इन डिब्बों का क्या करेंगी? यंसुक की मॉम बोलती है, वह इन्हें रद्दी में बेचकर थोड़े पैसे कमाएंगी, जिन पैसों से वह यंसुक की थोड़ी मदद कर सके। और अब वह डैनियल से बोलती है कि यंसुक को उन्होंने इस बारे में नहीं बताया है, तो वह भी यंसुक को कुछ भी ना बताए। वहीं यह सब देखकर यंसुक को बहुत बुरा लग रहा होता है। तभी यंसुक की मॉम बोलती है, पता नहीं क्यों तुम मुझे अपने से लग रहे हो। और अब वह अपने पास से कुछ पैसे निकालते हुए उसे देती है और बोलती है कि तुमने मुझे जो कॉफी पिलाई यह उसके लिए है। यंसुक उसे लेने से मना कर देता है। यंसुक की मॉम बोलती है, मैं तुम्हें यह अपना बेटा समझकर दे रही हूँ, तो प्लीज इसे लेने से मना मत करो। और अब वह बोलती है कि वह यंसुक का ध्यान रखे, जो सुनकर यंसुक अब उन पैसों को ले लेता है। वहीं बास्को यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह यंसुक को पैसा लेता हुआ देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सोचने लगता है कि यह अपने दोस्त की मॉम से झूठ बोलकर पैसे भी ले रहा है। मैंने जितना सोचा था यह उससे भी बदतर निकला। अब यंसुक की मॉम वहाँ से जाने लगती है। वहीं यंसुक नम आंखों के साथ अपनी मॉम को जाते हुए देख रहा होता है। तभी यंसुक के पास बास्को आता है और उससे बोलता है कि इस जगह पर जो भी हुआ वह सब कुछ मैंने देखा, तो अब मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जिसके बाद वह उसे एक जगह पर लेकर आता है और बोलता है, तुम सच में बहुत बड़े कमीने हो। यह सुनकर यंसुक को कुछ भी समझ में नहीं आता है। बास्को बोलता है, फाइट के लिए तैयार हो जाओ। यंसुक बोलता है, पर क्यों? बास्को बोलता है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान गया हूँ। तुम एक बहुत बेकार इंसान हो, जो इस जगह पर कमजोरों को बुली करता है और उनके पेरेंट्स से झूठ बोलकर पैसे ऐंठता है। और अब वह यंसुक पर अटैक कर देता है, पर यंसुक काफी आसानी से उसके अटैक को डॉज करता हुआ वहाँ से पीछे हट जाता है। यंसुक बोलता है, यहाँ पर तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। तभी बास्को लगातार उस पर अटैक करने लगता है और यंसुक काफी आसानी से उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। वहीं वह बास्को के पंचिंग प्रेशर को देखकर सोच रहा होता है कि अगर इसका एक भी पंच मुझे लग गया तो मैं यहीं पर बेहोश हो जाऊंगा। अब बास्को काफी तेजी से पंच करता है। यंसुक उसे डॉज करने की कोशिश करता है, पर बास्को के पंच से यंसुक के चेहरे पर एक कट लग जाता है और अब वह गुस्से में बोलता है, आखिर तुम यह क्यों कर रहे हो? मैंने आखिर इस जगह पर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वहीं बास्को सोच रहा होता है कि इसने झूठ बोलकर उस मोटे लड़के की मदर से पैसे ऐंठे हैं, तो मैं इससे वह पैसे छीनकर उस मोटे लड़के को दे दूंगा। और अब वह बोलता है, उस लेडी ने तुम्हें जो पैसे दिए वह मेरे हवाले कर दो। यह सुनकर यंसुक घबरा जाता है और सोचने लगता है कि तो यह इस जगह पर मुझसे मेरे पैसे छीनना चाहता है। मैं इसे अच्छा आदमी समझता था, पर यह भी उन्हीं बुली की तरह है जो मुझे मारकर मुझसे पैसे छीना करते थे। अब यंसुक बोलता है, मैं तुम्हें यह पैसे नहीं दूंगा, चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो। बास्को बोलता है, तो फिर ठीक है, फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। और अब वह उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अब वह लगातार उस पर अटैक करने लगता है। वहीं यंसुक उसके सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और अब उसे याद आता है कि उसका बुली हमेशा उसके ऊपर किस टेक्निक का यूज किया करता था। और अब वह आगे बढ़कर बास्को के ऊपर उसी टेक्निक का यूज करने की कोशिश करता है, पर बास्को काफी आसानी से यंसुक के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम इन बेकार टेक्निक्स का यूज करके मुझे हरा सकते हो? यह सुनकर यंसुक डर जाता है और सोचने लगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसे याद आता है कि जिन सॉन्ग ने भी उसे बॉक्सिंग का एक टेक्निक सिखाया था और अब वह बास्को पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर बास्को काफी आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है और काफी तेजी से उसकी ओर पंच करता है, जो देखकर यंसुक डर जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि 5 मिनट के बाद उस जगह पर भागता हुआ बॉम्जे आता है और अब वह वहाँ पर देखता है कि बास्को हार चुका है। अब यंसुक
बास्को के जैकेट को बास्को के ऊपर रख देता है और बॉम्जे से माफी मांगता हुआ बोलता है कि इसका ध्यान रखो, और वहाँ से चला जाता है। वहीं बॉम्जे बास्को को पिटा हुआ देखकर काफी हैरान होता है। वहीं बास्को को याद आ रहा होता है कि किस तरह यनसुक ने उसे हराया, और अब हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही बास्को यनसुक को पंच करने के लिए आगे बढ़ता है, यनसुक डर के कारण अपनी आंख बंद कर लेता है और उसी वक्त उसकी बॉडी अपने आप रिएक्ट करती है, जिससे वह बास्को के अटैक को डॉज करता हुआ उसके चेहरे पर अपने एल्बो से अटैक करता है, और यनसुक के उस अटैक से बास्को वहाँ पर बेहोश हो जाता है। वहीं प्रेजेंट टाइम में बास्को सोच रहा होता है यनसुक ने उसके ऊपर स्पिनिंग बैक एल्बो टेक्निक का यूज किया, और यह मुए थाई की काफी खतरनाक टेक्निक है। और अब वह बॉम्जे से बोलता है कि वह इस जगह पर हार गया, वह उस मोटे लड़के के पैसे उसे वापस नहीं दिलवा पाया। अब हमें दिखाया जाता है कि रात में यनसुक अपने मोटे शरीर के साथ उस स्टोर में काम कर रहा होता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि आखिर मैंने उस जगह पर बास्को को हराया कैसे। मेरी बॉडी उस जगह पर अपने आप ही मूव कर रही थी, तभी उस जगह पर बास्को आता है। अब यनसुक देखता है कि उसे काफी ज्यादा चोट लगी होती है। बास्को वहाँ से एक जूस खरीदता हुआ यनसुक से बोलता है कि मैं तुम्हारे पैसे वापस नहीं ला पाया, तो मुझे माफ कर दो, और यह बोलकर बास्को वहाँ से जाने लगता है। जो सुनकर यनसुक को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी बास्को रुकता हुआ बोलता है, बच्चे तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा पावर है, बस तुम्हें इस जगह पर ट्रेनिंग करने की जरूरत है। वहीं बास्को उस पंचिंग बैग के बारे में सोच रहा होता है जिसे यनसुक ने अपने एक ही पंच में फाड़ दिया था। अब बास्को की बात यनसुक के दिल पर लगती है और उसे याद आने लगता है कि हमेशा से वह कमजोर रहा है, इसीलिए सभी लोग उसे बुली किया करते थे, पर वह अपने आप को बदल सकता है, वह भी पावरफुल बन सकता है। तो वह आज से ही मेहनत करना स्टार्ट करेगा। जिसके बाद वह वहाँ पर पुशअप मारने की कोशिश करने लगता है। तभी स्टोर में एक लड़की आती है जिसे देखकर यनसुक काफी घबरा जाता है। अब वह लड़की दुकान में से 2 जूस खरीदती है और पैसे पेमेंट करने के बाद एक बोतल यनसुक को देते हुए बोलती है अच्छे से वर्कआउट करना, और यह बोलकर वह वहाँ से चली जाती है। यह देखकर यनसुक काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि आज से पहले किसी ने भी उसके इस बॉडी के साथ उससे इस तरह बात की थी, और अब वह और भी ज्यादा जोश में आकर उस जगह पर वर्कआउट करने लगता है। अब हमें एक बिल्डिंग में एक घर दिखाया जाता है और यह होंगजे का घर होता है। वहीं होंगजे खिड़की के पास खड़ा खिड़की से बाहर देख रहा होता है जाता है, जो काफी स्टाइल में स्कूल की ओर जा रहा होता है। वहीं पर सभी लोग उसे काफी हैरानी से देख रहे होते हैं क्योंकि उसने जो कपड़े पहने हुए थे वह काफी ज्यादा स्टाइलिश और महंगे होते हैं। वहीं सभी लोग उसके जूतों की बिना रुके तारीफ किए चले जा रहे होते हैं, जो सुनकर ली नामसू काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी जिनसोंग उन बुलीज के साथ ली नामसू के पास आता है। अब जिनसोंग को देखते ही ली नामसू काफी ज्यादा डर जाता है। अब जिनसोंग बोलता है आखिर तूने इस जगह पर मेरे जैसे जूते क्यों पहने हैं? ली नामसू डरता हुआ बोलता है यह मैंने गलती से पहन लिए, अगली बार से मैं इन जूतों को पहनकर नहीं आऊँगा। और अब वह बुलीज ली नामसू को उस जगह पर धमकाने लगते हैं। तभी जिनसोंग बोलता है छोड़ दो इसे, भले ही यह मेरे जैसे कपड़े क्यों न पहन ले, मेरे जैसा कभी नहीं बन सकता। और यह बोलता हुआ वह वहाँ से आगे चला जाता है। यह सुनकर वह बुलीज ली नामसू को छोड़ देते हैं और जिनसोंग के साथ जाने लगते हैं। वहीं वह बोल रहे होते हैं कि आखिर जिनसोंग कब से इतना नरम दिल हो गया है। यह सुनते ही जिनसोंग गुस्से में उनकी ओर देखता है, जिससे वह सभी बुलीज डर जाते हैं और जिनसोंग से माफी मांगने लगते हैं। वहीं ली नामसू को उन सभी पर काफी गुस्सा आ रहा होता है और वह बोल रहा होता है कि एक दिन मैं इन चारों को बुरी तरीके से मारूंगा। जिसके बाद वह सोचने लगता है मैंने सेकंड हैंड मार्केट से इन सभी महंगी चीजों को काफी सस्ते दाम में खरीद लिया है और अब इनकी वजह से मैं पूरे स्कूल में फेमस हो जाऊंगा। वहीं होंगजे भी उसके पीछे से आ रहा होता है और वह ली नामसू की सभी बातों को सुन रहा होता है। अब ली नामसू क्लास में एंटर करता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि मेरे इन महंगे कपड़ों को देखकर आज पूरी क्लास मेरी फैन हो जाएगी। और तभी क्लास में होंगजे भी आ जाता है। अब होंगजे को देखते ही हानल उसके पास भागते हुए जाती है और बोलने लगती है कि होंगजे के पास जो रिंग्स और बैग है वह लिमिटेड एडिशन के हैं और उसके सारे कपड़े भी बहुत ज्यादा महंगे हैं। अब क्लास की सभी लड़कियां उसे ही देखने लगती है।
वहीं पर खड़े कुछ लड़के बोल रहे होते हैं होंगजे के हाथ में मौजूद रिंग्स काफी ज्यादा महंगे हैं, आखिर वह कितने के होंगे। तभी ली नामसू बोलता है सिर्फ उसके रिंग्स और बैग ही नहीं, उसके पूरे कपड़े ही लिमिटेड एडिशन के हैं। अब हानल होंगजे के पास जाकर उससे पूछने लगती है कि आखिर उसने यह सब कुछ कहां से खरीदा है, पर होंगजे कुछ भी नहीं बोलता है। तभी पीछे बैठा जिनसोंग बोलता है होंगजे ने आज तक किसी से बात की है जो आज वह तुमसे बात करेगा। तभी उस जगह पर मिजिन आती है और बोलती है कि होंगजे इस जगह पर काफी महंगे कपड़े पहनता है। यह सुनते ही जिनसोंग बोलता है हाँ वह सच में बहुत ज्यादा अमीर है और वह जिन ब्रांड्स को पहनता है हम उन ब्रांड्स के कपड़े खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तभी क्लास में एंट्री होती है यनसुक की और अब यनसुक को देखते ही सभी लड़कियां उसे चारों ओर से घेर कर उसकी तारीफ करने लगती है। तभी यनसुक वहाँ पर जीहो को देखता है और उसे हाय करता है। अब यनसुक को लड़कियों से घिरा हुआ देखकर जीहो वहाँ पर घबरा जाता है। वहीं यनसुक को देखकर क्लास में मौजूद वह लड़के और ली नामसोंग काफी ज्यादा जेलस फील कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि इसने स्कूल में आते ही जिनसोंग को हरा दिया और इस जगह का हीरो बन गया। तभी दूसरा लड़का बोलता है नहीं यह बात नहीं है, यनसुक अपने लुक्स और फैशन की वजह से यहाँ इतना फेमस हुआ है। तभी नामसोंग बोलता है यह तुम क्या बकवास कर रहे हो, कभी तुमने उसे गौर से देखा है? वह जो जूते पहनकर आता है वह कितने पुराने हैं और वह जब से आया है तब से वह फटा हुआ बैग ही लेकर यहाँ पर आता है। वह भले ही देखने में अच्छा है पर काफी ज्यादा गरीब है। वहीं बैठा होंगजे नामसोंग की यह सभी बातें सुन रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि बर्न नकल गैंग एक जगह पर अपनी मीटिंग कर रही होती है। वहीं वास्को आज स्कूल नहीं आया होता है, इसीलिए गैंग को संभालने की जिम्मेदारी बॉम्बजे की होती है। अब सभी लड़के बॉम्बजे से पूछने लगते हैं कि आखिर वास्को स्कूल क्यों नहीं आ रहा है और हमें पता चला कि यनसुक और वास्को की लड़ाई हुई थी, तो क्या वास्को उस फाइट में हार गया? वहीं बैठा बॉम्बजे चुपचाप उन सभी की बातें सुन रहा होता है क्योंकि उसे खुद भी पता नहीं होता है कि आखिर वास्को कहाँ पर है। तभी बॉम्बजे के पास वास्को का मैसेज आता है और अब वास्को मैसेज में लिखता है कि उसके फोन की स्क्रीन टूट गई है जिस वजह से वह इस जगह पर किसी से भी बात नहीं कर सकता है और उसे कुछ काम है जिस वजह से वह बिजी है और स्कूल नहीं आ पा रहा है। तो उन लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पर वास्को के फोन की स्क्रीन टूटी होने की वजह से वह कुछ भी ठीक से नहीं लिख पा रहा होता है और वास्को ने जो लिखा होता है बॉम्बजे को कुछ भी समझ में नहीं आता है, जिस वजह से वह और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं सभी लड़के बॉम्बजे को घेरकर उससे पूछने लगते हैं कि वास्को कब स्कूल आएगा। अब बॉम्बजे सिचुएशन को संभालने के लिए खड़ा होते हुए बोलता है वास्को बिल्कुल ठीक है और यनसुक ने इस जगह पर उस फाइट के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया है। तो वास्को ने कहा है जब तक वह वापस नहीं आ जाता तब तक हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अब बॉम्बजे की स्पीच सुनकर सभी लड़के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और बोलने लगते हैं तुम बिल्कुल वास्को की तरह हो और इसीलिए तुम हमारी गैंग के वाइस कैप्टन हो। वहीं मौजूद एक लड़के को बॉम्बजे की बातों पर शक हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि यनसुक जीहो के साथ लंच करके वापस अपने क्लास की ओर जा रहा होता है। तभी वह रास्ते में कुछ लड़कों को एक पर्सन को बुली करते हुए देखता है। अब उस बुली होने वाले लड़के को देखकर यनसुक को अपनी पुरानी सभी बातें याद आने लगती हैं। अब यह सब देखकर यनसुक उस बुली लड़के के पास जाता है और इस लड़के का नाम होबिन है। अब यनसुक को देखते ही होबिन बोलता है अब तुझे क्या हुआ, क्या तू भी मुझसे मार खाना चाहता है? अब यनसुक को देखते ही वहाँ मौजूद सभी लड़कियाँ उसकी तारीफ करने लगती हैं। वहीं वह होबिन की बेइज्जती कर रही होती है, जो सुनकर होबिन को काफी गुस्सा आता है और अब वह यनसुक को पंच करने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं एक जगह से खड़ा होकर होंगजे भी यह देख रहा होता है और वह यनसुक को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। उसी वक्त वहाँ पर टीचर आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही सभी लोग वहाँ पर रुक जाते हैं। अब होबिन वहाँ से जाने लगता है। वहीं वह जाते हुए बोलता है कि अगली बार अगर तू मेरे रास्ते में आया तो मैं तुझे कुत्ते की तरह मारूंगा और यह बोलकर वह अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है। अब यनसुक उस बुली होने वाले लड़के को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और इस लड़के का नाम डकहुआ है। पर डकहुआ अपने आप खड़ा होकर बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि क्लास में बैठा हुआ होंगजे यनसुक के फटे हुए पुराने कपड़ों को देख रहा होता है और अब वह कुछ सोचने लगता है। अब दिखाया जाता है कि स्कूल की छुट्टी में यनसुक के पास उसकी मदर का कॉल आता है और अब यनसुक की मदर उसे याद दिलाती है कि कल उसका बर्थडे है। वहीं खड़ा होंगजे यह सब कुछ सुन रहा होता है।
अब हमें दिखाया जाता है कि यंसुक अपनी रियल बॉडी में उस शॉप पर बैठा अपना काम कर रहा होता है। तभी दुकान के अंदर वह खूबसूरत लड़की दोबारा आती है और अब वह यंसुक को ग्रीट करती है, जो देखकर यंसुक काफी ज्यादा खुश होता है। अब वह लड़की दुकान से सामान खरीदती है और यंसुक से पूछती है कि क्या वह अभी भी एक्सरसाइज कर रहा है। यंसुक बोलता है हाँ, थोड़ा बहुत। वह लड़की हंसते हुए बोलती है मेहनत करते रहो, एक दिन तुम जरूर कामयाब होगे। जो सुनकर यंसुक काफी ज्यादा खुश होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन लंच टाइम में यंसुक जीहो और डकुआ के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी डकुआ उससे पूछता है आखिर तुम हमारे साथ बैठकर क्यों खाना खाते हो? हम इस स्कूल के लूजर हैं और जब तुम हमारे साथ बैठकर यहाँ पर लंच करते हो तब सभी लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, तो तुम्हें हमारे साथ नहीं बैठना चाहिए। हम तुम्हारी तरह फेमस नहीं हैं। यह सुनते ही जीहो गुस्सा होते हुए बोलता है आखिर तुम मुझे खुद से कंपेयर क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे लाख गुना अच्छा हूँ। वही हानल, जिनसोंग और बाकी सब एक जगह पर बैठकर लंच कर रहे होते हैं। तभी हानल बोलती है आखिर यंसुक उन लोगों के साथ क्यों बैठता है? वह तो लूजर्स हैं। तभी वह बुली बोलता है जीहो हमारे लिए छोटे मोटे काम किया करता था, पर जब से वह यंसुक के साथ रहने लगा है हम उससे कुछ करवा भी नहीं सकते हैं। और अब वह जिनसोंग से बोलता है कि वह इसमें कुछ करे। जिनसोंग बोलता है मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, और वैसे भी अब यंसुक और मेरी दोस्ती हो गई है। जो सुनकर वह सभी बुलीज हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं हमें तो लगा था कि तुम अल्कोहल के नशे में उस दिन वह सभी बकवास कर रहे थे। जिनसोंग बोलता है अब मैंने बच्चों को बुली करना छोड़ दिया है, तो मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। जो सुनकर वह पुलिस काफी परेशान हो जाते हैं। वहीं मिजिन को यह देखकर काफी अच्छा लगता है। दूसरी ओर यंसुक डकुआ से पूछता है कि तो क्या तुम मेरे साथ लंच करना नहीं चाहते हो? डकुआ बोलता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बस यह जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम हम लूजर्स के साथ क्यों रहते हो? यंसुक बोलता है मैं बस इस जगह पर तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। जो सुनकर डकुआ काफी ज्यादा हैरान होता है। वहीं यंसुक सोच रहा होता है कि उसकी मॉम ने उसकी हैंडसम बॉडी से कहा था कि यंसुक काफी ज्यादा कमजोर है और वह अपना ध्यान खुद नहीं रख सकता है, तो इसीलिए यंसुक की यह बॉडी उसका ध्यान रखे। अब यंसुक बोलता है मैं तुम्हारा दोस्त इसीलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। यह सुनते ही डकुआ गुस्से में बोलता है मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं दिखता और काफी ज्यादा गरीब हूँ। यंसुक बोलता है अमीर तो मैं भी नहीं हूँ, और यह बोलकर वह पानी लेने के लिए चला जाता है। अब यंसुक के जाते ही डकुआ जीहो से बोलता है आखिर यह हम लूजर्स के साथ दोस्ती क्यों करना चाहता है? जीहो गुस्से में बोलता है लूजर तुम हो, मैं नहीं, तो मुझे खुद से कंपेयर मत करो। वहीं बैठे नामसोंग और उसके दोस्त यंसुक का मजाक उड़ा रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं यह सच में बहुत गरीब है, इसके पास जूते तक खरीदने के पैसे नहीं। वही नामसोंग बोल रहा होता है एक दिन यह मेरे हत्थे चढ़ जाए, मैं इसे कुत्ते की तरह मारूंगा। वही होंगजे यह सब कुछ सुन रहा होता है। तभी वह उस जगह पर बर्ड नकल गैंग के उस पर्सन को कुछ और लोगों के साथ खड़ा देखता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वह लड़के एक गली में बैठे हुए होते हैं। तभी वह लड़का बोलता है तो क्या इस जगह पर हमारी मदद करने के लिए तुम ही आए हो? दूसरा पर्सन बोलता है वास्को ने अभी सभी को शांत रहने के लिए कहा है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी नहीं आया। तभी वह पर्सन बोलता है तुम्हें क्या लगता है हमें शांत बैठने के लिए वास्को ने कहा है? नहीं, वह वास्को के नहीं बल्कि बॉम्जे के शब्द थे। तभी दूसरा पर्सन बोलता है बॉम्जे को भले ही बाकी के सभी लोग वाइस कैप्टन समझते हो, पर हमने कभी भी उसे अपने गैंग का हिस्सा नहीं समझा। वह एक कायर है और हम इस गैंग में वास्को के लिए शामिल हुए थे, बॉम्जे के लिए नहीं, इसीलिए हम यंसुक को जरूर मारेंगे। अब हमें दिखाया जाता है कि यंसुक अपने घर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे होंगजे दिखाई देता है और अब होंगजे यंसुक के पास आकर उसे एक बैग देता है, जिस बैग के ऊपर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ होता है। यंसुक बोलता है तो क्या यह मेरे लिए है? होंगजे हाँ में जवाब देता है। अब यंसुक उस बैग को खोलता है तो उस बैग के अंदर काफी महंगी चीजें होते हैं, जिसे देखकर यंसुक काफी हैरान हो जाता है और बोलता है तुमने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया, यह देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, पर इतनी महंगी चीजें मैं नहीं ले सकता हूँ। होंगजे बोलता है वैसे भी मैं इन चीजों को फेंकने वाला था, तो अगर तुम्हें यह चीजें नहीं चाहिए तो तुम फेंक सकते हो। यह सुनकर यंसुक उन चीजों को लेने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं वह काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि पहली बार उसे किसी ने बर्थडे गिफ्ट दिया था। और अब वह आगे बोल ही रहा होता है कि तभी होंगजे अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है।
अब उसकी कार के हटते ही यंसुक देखता है कि वहाँ पर कई और सारे बैग रखे होते हैं और उन सभी बैग के अंदर काफी महंगी चीजें मौजूद होती है। दूसरी ओर हमें उस गली में उन लड़कों को दिखाया जाता है जिन्हें किसी ने काफी बुरी तरीके से मारा होता है। वहीं एक लड़का बोल रहा होता है, आखिर होंगजे ने हम पर अटैक क्यों किया, आखिर हमारी उसके साथ क्या दुश्मनी है। अब हमें दिखाया जाता है कि यंसुक अपनी रियल बॉडी के अंदर होंगजे द्वारा दिए गए गिफ्ट को देख रहा होता है। वहीं वह सभी चीजें काफी ज्यादा महंगी होती है जिन्हें देखकर वह बहुत खुश होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन स्कूल में नामसोंग अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लान बना रहा होता है कि जैसे ही यंसुक क्लास में आएगा सभी लड़कियां उसे घेर लेंगी और उसी वक्त वह सभी लोग यंसुक से पूछेंगे कि आखिर उसके कपड़े किस ब्रांड के हैं। इससे सभी लड़कियों का ध्यान उसके कपड़ों पर जाएगा और उसके फटे हुए कपड़े देखकर उसके बाद कोई भी उससे बात नहीं करेगी। अब यंसुक क्लास के अंदर आता है, तभी सभी लड़कियां उसे घेर लेती हैं। और अब नामसोंग आगे बढ़ता है, तभी वह देखता है कि यंसुक ने उस जगह पर ब्रांडेड कपड़े पहन रखे होते हैं और यह देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तभी हानल यंसुक के पास आती है और उससे बोलती है कि इन कपड़ों में वह काफी अच्छा लग रहा है और अब वह उससे पूछने लगती है कि आखिर उसने यह कपड़े कहाँ से खरीदे। यंसुक बोलता है, मैंने यह खरीदे नहीं है बल्कि किसी ने मुझे गिफ्ट किए हैं। जो सुनते ही सभी लड़कियां उसे पूछने लगती है, आखिर इतने महंगे कपड़े उसे किसने गिफ्ट किए। अब यंसुक होंगजे की ओर देखता है जिससे होंगजे घबरा जाता है, जो देखकर यंसुक बोलता है, मेरे एक दोस्त ने। और अब यह सुनकर होंगजे को काफी अच्छा लगता है। अब हमें एक म्यूजिक कंपनी को दिखाया जाता है जहाँ पर हॉबिन ऑडिशन देने के लिए आया होता है। उसी जगह पर डकुआ भी मौजूद होता है, जिसे देखते ही हॉबिन बोलता है, सुअर आखिर तू इस जगह पर क्या कर रहा है, क्या तू भी ऑडिशन देने के लिए आया है। डकुआ हाँ में जवाब देता है और बोलता है कि मैं काफी अच्छी रैप लिखता हूँ। जो सुनते ही हॉबिन गुस्से में बोलता है, मेरे सामने हीरो बनने की कोशिश मत कर। और अब हॉबिन को वे रैप को उस म्यूजिक ऑडिशन में गाता है और अब वह रैप वहाँ पर सभी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है। वहीं पर म्यूजिक कंपनी का ओनर हॉबिन से काफी ज्यादा खुश होता है और वह अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या इसके बाद हमें कोई और भी ऑडिशन लेना है। उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि हॉबिन के बाद एक और लड़का अभी लाइन में लगा हुआ है। अब वह ओनर डकुआ के फॉर्म को देखता है और उसकी फोटो देखते ही वह उसे लेने से मना कर देता है। दूसरी ओर डकुआ एक कमरे में बैठा रैप की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी असिस्टेंट उस जगह पर आता है और डकुआ से बोलता है कि हमने इस जगह पर अपना सिंगर चुन लिया है, तो तुम अब यहाँ से जा सकते हो। जो सुनते ही डकुआ उस पर्सन से रिक्वेस्ट करने लगता है कि उसे वह लोग इस जगह पर गाने का बस एक मौका दे, उन लोगों को उसका गाना जरूर पसंद आएगा। तभी ओनर उस जगह पर आता है और डकुआ से बोलता है कि हमें हमारा रैपर मिल चुका है, तो तुम अगली बार ट्राई करना। वहीं हॉबिन डकुआ के लिखे गए रैप को गाकर उस जगह पर सिलेक्ट हो चुका होता है, जो देखकर डकुआ को बहुत बुरा लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि डकुआ बस में काफी उदास बैठा अपने घर की ओर जा रहा होता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि इस दुनिया में टैलेंट की कोई कदर नहीं है, सब लोग तुम्हें तुम्हारे लुक को देखकर जज करते हैं और मैं इस जगह पर चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न कर लूं, हमेशा मेरे साथ ही बुरा होता है। और अब वह अपनी फीलिंग्स को रैप में कन्वर्ट करके उस जगह पर लिखने लगता है। तभी चलती हुई बस अचानक से ही रुक जाती है, जिससे डकुआ के पास खड़ी एक लेडी नीचे गिरने लगती है। अब यह देखकर डकुआ उस लेडी को वहाँ पर बैठने के लिए बोलता है, पर वह लेडी डकुआ को देखते ही डर जाती है और डकुआ को भद्दा बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। जो सुनकर बस में बैठे सभी लोग डकुआ का मजाक उड़ाने लगते हैं। वहीं यह सब सुनकर डकुआ को बहुत बुरा लग रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि डकुआ रात में सोने से पहले उस जगह पर रैप लिख रहा होता है। वहीं बगल में ही उसकी दादी सो रही होती है। अब डकुआ उन्हें देखते हुए बोलता है, अब आपको इस जगह पर बस कुछ दिनों और इंतजार करने की जरूरत है, मैं यहाँ पर आपके सभी सपने जरूर पूरा करूँगा। अब दिखाया जाता है कि अगले दिन स्कूल में एक जगह पर खड़ा डकुआ स्कूल फेस्टिवल के एक पोस्टर को देख रहा होता है। तभी उस जगह पर यंसुक की एंट्री होती है और अब उसे देखते ही सभी लड़कियां उसकी तारीफ करने लगती हैं। तभी यंसुक डकुआ को देखता है और उसके पास आते हुए उससे बोलता है कि तो तुम इस जगह पर अकेले खड़े होकर क्या कर रहे हो। अब यंसुक को डकुआ से बात करते हुए देखकर वहाँ खड़ी लड़कियां आपस में बात करने लगती है कि यह डकुआ जैसे लूजर के साथ बात क्यों कर रहा है। तभी दूसरी लड़की बोलती है, ऐसे नमूनों से दोस्ती करने के अपने ही कुछ फायदे होते हैं।
इनसे दोस्ती करके तुम अपने जो चाहो वह काम इनसे करवा सकते हो। वहीं डकुआ यह सब बातें सुन रहा होता है। अब डकुआ गुस्से में यंसुक से बोलता है, आखिर तुम इस जगह पर मेरे दोस्त बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? मुझसे दूर रहो। और यह बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। अब हमें वोकल क्लास में डकुआ को दिखाया जाता है जो अपने सीट पर बैठा रैप लिख रहा होता है। तभी उस जगह पर रॉबिन डकुआ को लात मारकर नीचे गिरा देता है और बोलता है, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि मेरे सामने हीरो बनने की कोशिश मत किया कर, और तू यह जो लिखता रहता है इसका कोई फायदा नहीं। इस जगह पर तेरी शक्ल ही इतनी गंदी है कि वह लोग तुझे ऑडिशन देने ही नहीं देंगे। और अब हॉबिन और उसके सभी दोस्त डकुआ का मजाक उड़ाने लगते हैं। डकुआ हॉबिन के पैर के नीचे से अपनी डायरी वापस लेने की कोशिश करता है। तभी हॉबिन उसे किक करके दूर फेंक देता है और बोलता है, अपनी औकात में रह। अब हमें दिखाया जाता है कि स्कूल खत्म होने के बाद डकुआ स्कूल फेस्टिवल के पोस्टर के सामने खड़ा होता है। वही पोस्टर के नीचे एक सिंगिंग कंपटीशन का भी पोस्टर मौजूद होता है। और अब डकुआ उस सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए वहाँ का फॉर्म ले लेता है। अब डकुआ स्कूल से वापस घर जा रहा होता है। तभी वह रास्ते में अपनी दादी को फूड स्टॉल लगाए हुए देखता है। डकुआ को देखते ही उसकी दादी उससे पूछने लगती है, कहीं उसे भूख तो नहीं लगी? वह इस जगह पर बैठकर कुछ खा ले। डकुआ मना कर देता है क्योंकि उसकी दादी उस फूड को बेचकर पैसे कमाती है, इसीलिए वह उस फूड को खाना नहीं चाहता था। तभी हॉबिन उस जगह पर अपने दोस्तों के साथ आ जाता है और डकुआ को पकड़कर बोलता है, तो क्या तू इसी जगह पर रहता है? अब हॉबिन और उसके दोस्तों को देखकर डकुआ की दादी को लगता है कि यह डकुआ के दोस्त हैं और अब वह उन्हें देखकर उन्हें खाना ऑफर करती है, जो सुनते ही वह तीनों उस जगह पर बैठ जाते हैं और बुरी तरीके से खाना खाने लगते हैं। और थोड़ी ही देर में वह स्टॉल में मौजूद पूरा खाना खा जाते हैं। वही वह आपस में बात कर रहे होते हैं, कहीं बाद में हमें इस खाने के पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे। हॉबिन बोलता है, डकुआ की दादी हमें ट्रीट दे रही है तो हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं, तुम लोगों को जितना खाना है उतना खा सकते हो। वहीं खड़ा डकुआ यह सब कुछ देख रहा होता है, पर वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। और अब वह लोग पूरा खाना खत्म करने के बाद उस जगह से जाने लगते हैं। तभी डकुआ की दादी उन्हें रोकती है और बचा हुआ खाना भी उनके लिए पैक कर देती है और बोलती है, अगर तुम्हें घर जाकर भूख लगे तो इसे खा लेना। और अब हॉबिन और उसके दोस्त वहाँ से जाते हुए बोलते हैं, दादी आपका खाना काफी ज्यादा अच्छा था, तो हम यह खाना खाने के लिए आते रहेंगे। और अब वह सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं जाते हुए वह उस पैक किए हुए खाने को फेंक देते हैं, जो देखकर डकुआ को काफी बुरा लगता है। अब अगले दिन डकुआ स्कूल आता है तो वह देखता है कि हॉबिन और उसके दोस्तों ने ब्लैक बोर्ड पर डकुआ की दादी के खाने की काफी बुराई लिख रखी होती है। वहीं वह चिल्ला कर बोल रहे होते हैं कि वह कभी भी डकुआ के स्टॉल पर खाना खाने के लिए न जाए, उनका खाना सबसे घटिया होता है। वहीं डकुआ यह सब एक जगह से खड़ा होकर देख रहा होता है। तभी हॉबिन उसके पास आते हुए बोलता है, रास्ते में क्यों खड़ा है मोटे, मेरे सामने से हट जा। और अब वह उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। अब दिखाया जाता है कि यंसुक कैंटीन में खाना ले रहा होता है। तभी वह देखता है कि हॉबिन और उसके दोस्त वहाँ पर डकुआ को बुरी तरीके से मारते हुए बुली कर रहे होते हैं। और हॉबिन डकुआ को इसीलिए मार रहा होता है क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि डकुआ भी स्कूल फेस्टिवल के सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है। और अब वह डकुआ के एप्लीकेशन फॉर्म को फाड़ देता है और बोलता है कि तुम मुझसे बराबरी करने की कोशिश मत कर, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। वहीं खड़ा यंसुक यह सब कुछ देख रहा होता है। तभी जिहो बोलता है, यंसुक तुमसे दोस्ती होने से पहले सभी लोग मुझे भी इसी तरह ट्रीट किया करते थे। वहीं खड़ा यंसुक सोच रहा होता है, मैं इस स्कूल में इसीलिए आया था क्योंकि दूसरे स्कूल में मेरी भी यही हालत थी, और इस जगह पर आकर मुझे पता चला कि हर जगह पर ऐसे कमीने इंसान मौजूद होते हैं जिन्हें कमजोरों को परेशान करने में मजा आता है। अब हॉबिन डकुआ को मारते हुए उसके लिए खाना लाने के लिए बोलता है। डकुआ चुपचाप उनके लिए खाना लेकर आता है और अब वह उसे मारते हुए पानी लाने के लिए भेज देता है। और अब जैसे ही डकुआ हॉबिन के पास पानी लेकर आता है, हॉबिन उसे नीचे गिरा देता है और उसकी बेइज्जती करने लगता है। अब यह देखकर यंसुक के सब्र का बांध टूट जाता है और वह अपनी प्लेट जिहो को देते हुए बोलता है, मैं 2 मिनट में वापस आया। वहीं हॉबिन डकुआ को बुरी तरीके से मार रहा होता है। तभी यंसुक उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। अब उसे देखते ही हॉबिन बोलता है, आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो?
अब यंजुक अपने बगल में देखता है तो उसके साथ होंगजे भी खड़ा होता है। तभी हॉबिन के दोस्त बोलते हैं, यंजुक हमने तुझसे पहले क्या कहा था, अगर अगली बार तू हमारे सामने आया तो हम तुझे बुरी तरीके से मारेंगे, तो अब पिटने के लिए तैयार हो जा। तभी जिनसोंग भी आकर यंजुक के साथ खड़ा हो जाता है और बोलता है, चलो फिर देखते हैं इस जगह पर कौन पिटने वाला है। तभी मिजिन बोलती है, जिनसोंग आखिर तुम क्या कर रहे हो। जिनसोंग बोलता है, तुम परेशान मत हो, मैं इस जगह पर फाइट नहीं करूँगा। यंजुक बोलता है, हॉबिन मैं इस जगह पर डकुआ को अपने साथ ले जा रहा हूँ, तो क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। तभी हॉबिन बोलता है, क्या तुझे पता है कि तू इस जगह पर कितनी बड़ी गलती कर रहा है। तभी वहाँ पर वास्को की एंट्री होती है जो बोलता है, हॉबिन क्या तुझे पता है कि तू किसके सामने खड़ा है। अब वास्को को देखते ही हॉबिन ठंडा पड़ जाता है और बोलता है, वास्को मैंने सुना था कि तुझे काफी ज्यादा चोट लगी है, इसीलिए तू अपने घर पर आराम कर रहा है, तो आखिर तू स्कूल कब आया। वहीं यंजुक वास्को को देखकर सोच रहा होता है, कहीं यह इस जगह पर मुझसे बदला लेना तो नहीं चाहता है। तभी वास्को अपना फोन बॉम्जे को दे देता है और बोलता है, पिछली बार फाइट में मेरी फोन की स्क्रीन टूट गई थी और इसे ठीक करवाने में मेरे काफी पैसे लग गए, तो मैं नहीं चाहता कि इस बार भी मेरे फोन के साथ वही हो। अब वास्को हॉबिन के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, चल फिर फाइट स्टार्ट करते हैं, तुझे इस जगह पर फाइट करने की कुछ ज्यादा ही खुजली है। अब वास्को को अपने सामने देखकर हॉबिन की बोलती बंद हो जाती है और वह गुस्से में अपने पास रखे टेबल पर लात मारकर उस पर रखा खाना गिरा देता है और बोलता है, मुझे पिटने का कोई शौक नहीं है, पर मैं अपनी यह बेइज्जती नहीं भूलूंगा। और यह बोलते हुए वह वहाँ से चला जाता है। अब यंजुक वास्को और जिनसोंग को एक साथ देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग काफी हैरान होते हैं और बोलने लगते हैं, अगर यह तीनों इस जगह पर एक साथ है तो इनका सामना कोई भी नहीं कर सकता है। अब यंजुक पिछली बार के लिए वास्को से माफी मांगने लगता है। तभी वास्को बोलता है, आखिर तू डकुआ को बचाने के लिए आगे क्यों आया। यंजुक बोलता है, मैं बस इसकी मदद करना चाहता था। वास्को बोलता है, तो अच्छा तू यह दिखाना चाहता है कि तू एक नाइस पर्सन है, तो आखिर उस दिन तू अपने रूममेट को अपने दोस्तों से क्यों पिटवा रहा था। और अब वास्को यंजुक पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, जो देखकर यंजुक डर जाता है। तभी बॉम्जे बीच में आ जाता है और वास्को को शांत करने लगता है। अब वास्को यंजुक के पास जाते हुए बोलता है, आज तो तू बच गया, पर अगली बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और यह बोलता हुआ वह वहाँ से चला जाता है। वहीं जिनसोंग को डकुआ की मदद करता हुआ देखकर मिजिन को काफी अच्छा लगता है। तभी कई सारी लड़कियाँ यंजुक को घेर लेती है और उसकी तारीफ करने लगती है। अब यंजुक डकुआ के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, पर डकुआ बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। अब यंजुक वहाँ पर पड़ा हुआ डकुआ का एप्लीकेशन फॉर्म उठाकर देखता है, जो बुरी तरीके से फट चुका होता है, और अब वह उसे उठाकर अपने साथ ले आता है। अब हमें दिखाया जाता है कि यंजुक अपनी रियल बॉडी में अपने दुकान में मौजूद होता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि मेरी नई बॉडी की वजह से स्कूल में मुझे कोई भी बुली नहीं कर रहा है, पर असल बात तो यह है कि मैं आज भी एक लूजर हूँ। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन यंजुक स्कूल के गेट पर खड़ा होता है। वहीं पूरे स्कूल में यह बात फैल चुकी होती है कि कल फाइट के दौरान यंजुक से डरकर जिन हॉबिन वहाँ से भाग गया था। वहीं खड़ा यंजुक सोच रहा होता है, भले ही इस नई बॉडी की वजह से मैं काफी ज्यादा स्मार्ट और पावरफुल बन गया हूँ, पर असलियत में तो मैं आज भी काफी ज्यादा कमजोर हूँ। तभी उस जगह पर डकुआ आता है। अब डकुआ को देखते ही यंजुक उसे उसका एप्लीकेशन फॉर्म देता है। तभी डकुआ गुस्से में बोलता है, यह नाटक करना बंद करो, मुझे पता है कि स्कूल का हीरो बनने के लिए तुम यह सब कुछ कर रहे हो। तुम हमेशा बोलते हो कि तुम मेरी तरह हो, पर हम दोनों बिल्कुल अलग हैं। मैं जानता हूँ कि तुम भी इस जगह पर मेरा फायदा उठाना चाहते हो। जिस तरीके से हॉबिन ने उठाया वह मेरे लिखे गए रैप की वजह से सिलेक्ट हो गया, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी लाइफ में मेहनत करता रहूंगा और तब तक मेहनत करूंगा जब तक मैं कामयाब न हो जाऊं, और एक दिन मैं भी इस जगह पर एमएनएम की तरह फेमस स्टार बनूंगा। यंजुक बोलता है, आखिर यह एमएनएम कौन है। डकुआ उसे बताता है कि एमएनएम दुनिया का बेस्ट रैपर है। लोग हमेशा उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे और उसे परेशान करते थे, पर आज वह इस जगह पर एक सुपरस्टार बन चुका है। और यह बोलता हुआ डकुआ वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर वोकल क्लास में हॉबिन अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ डिस्कस कर रहा होता है कि आखिर म्यूजिक कंपटीशन में वह क्या करेगा। तभी हॉबिन बोलता है, मैं और जोंकी इस कंपटीशन में एक साथ पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और अगर हम दोनों इस जगह पर एक साथ हो तो हमें कोई भी नहीं हरा सकता है। और तो और म्यूजिक कंपनी का ओनर भी मुझे सपोर्ट कर रहा है,
तो हमारा जीतना इस जगह पर तय है। दूसरी ओर डकुआ उन सभी लोगों की बात को इग्नोर करता हुआ अपने सीट पर बैठा रैप लिख रहा होता है और यह देखकर हॉबिन को काफी गुस्सा आता है। अब दिखाया जाता है कि स्कूल के बाद हॉबिन अपने दोस्तों के साथ मिलकर डकुआ को बुरी तरीके से मारता है और बोलता है, आज इस जगह पर तुझे बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। और अब वह डकुआ की डायरी को फाड़ देता है और बोलता है, तू मेरी बराबरी कभी नहीं कर पाएगा। और अब वह अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर क्लास साफ करने की ड्यूटी आज यंसुक की होती है और सभी के क्लास से जाने के बाद यंसुक अपने क्लास को साफ करने लगता है। वहीं पर यंसुक सोच रहा होता है कि स्कूल फेस्टिवल में म्यूजिक कंपटीशन भी है और क्लास के सभी लोग मुझे उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बोल रहे हैं, पर क्या मैं यह कर पाऊंगा? घर पर अकेले में मैं वैसे ही गुनगुनाता रहता हूँ, पर मैं लोगों के सामने गाने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। और अब उसे याद आता है कि पिछले स्कूल में जब भी उसके बुली उसे परेशान किया करते थे, वह घर वापस आने के बाद गाना गाया करता था, जिससे उसे अच्छा फील होता था। वहीं उसके गाने को सुनकर उसकी मॉम हमेशा कहा करती थी कि वह एक अच्छा सिंगर बन सकता है। और अब अपनी मॉम के बारे में याद करके यंसुक को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जब वह अपनी मॉम के साथ रहता था तब उसने मॉम की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं की। दूसरी ओर डकुआ की हालत काफी ज्यादा खराब होती है और वह सोच रहा होता है, भले ही इस जगह पर मैं कितनी भी मेहनत क्यों न कर लूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता है, मैं कभी भी एमिनेम नहीं बन सकता हूँ। दूसरी ओर यंसुक डकुआ के उस फॉर्म को देख रहा होता है और अब उसे याद आता है कि इस जगह पर सभी ने हमेशा डकुआ का फायदा ही उठाया है, जिस बारे में सोचकर उसे बहुत बुरा लगता है। और अब वह अपने दुख को कम करने के लिए उस जगह पर गाना गाने लगता है। अब यंसुक के गाने की आवाज डकुआ सुनता है, वहीं यंसुक की आवाज में काफी ज्यादा दर्द होता है, जिसे सुनकर डकुआ उसकी ओर खिंचा चला आता है। और अब वह क्लास में आकर देखता है कि वह गाना यंसुक गा रहा होता है, जो देखकर वह काफी हैरान होता है। अब डकुआ को देखते ही यंसुक काफी घबरा जाता है। वहीं यंसुक का गाना सुनने के बाद डकुआ के आंखों में आंसू होते हैं। तभी यंसुक डकुआ को उसका एप्लीकेशन फॉर्म देता है। अब डकुआ यंसुक से पूछता है कि क्या यंसुक उसके साथ म्यूजिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा। यह सुनकर यंसुक को काफी अजीब लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म